गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। फैटिफ के मुतालबात के मुताबिक पाकिस्तान ने हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा, मगर फैटिफ के सदर ने यह ऐलान किया कि जून तक पाकिस्तान ज़ेरे निगरानी ही रहेगा। अब हमें और क्या करने की ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा मामला बाइडन इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान और भारत पर मुज़ाकरात पर दबाव से मुतालिक है। क्या कश्मीर के मामले पर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सकता है? और आखिर में बात होगी पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG से मुतालिक होने वाले नए मुआहदे की। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमृत शेख साहब, नासिर बेग जो हमारे साथ हैं, मोना आलम हमें ज्वाइन कर रही हैं, अम्मारा रब्बानी राव आज हमें ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा इब्राहिम राजा भी आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। FATF ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात पर इज़हार किया है, लेकिन 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला किया है। क्या कहा गया है इस मामले पर फैटिफ के सदर की जानिब से, वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद अपने सवाल की जानिब आते हैं। Regarding Pakistan, Pakistan remains under increased monitoring. The FATF recognizes that Pakistan has made significant progress in its effort to improve its anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. However, some serious deficiencies remain. All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing. Out of 27 items on its action plan, 3 still need to be fully addressed. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया के ओछे हथकंडे भी जारी रहे। इंडियन साथियों ने पहले 3 सवाल कुछ डेफिशिएंसीज का जिक्र किया गया है। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान को मजीद किन इकदामात की जरूरत है? नासिर बेग चुगताई साहब, डू मोर के लिए कहा जा रहा है। हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ही रह गए कि डू मोर, कुछ और करो, कुछ और दो, हल बिन मजीद। और हम बड़े खुशी इस बात को कहते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दे दी। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कल फिर कहा कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं आए, ये भारत की शिकस्त है। ब्लैक लिस्ट का मामला तो 3-4 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, जब हमने आधे से ज़्यादा वो पे काम कर लिया था। उसी वक्त चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि अब इंडिया के सहाफ़ी के जवाब में कि अब ब्लैक लिस्ट का मामला ख़त्म हो चुका, वो ऑप्शन नहीं है। और अब हमारे वज़ीर ख़ारजा कल कह रहे हैं हमारी बड़ी कामयाबी। मैं समझता हूँ मुझे मायूसी हुई है। हमने जो कानून साजी की, जो इक़दाम किए, हमने बहुत से लोगों को पकड़ा, जेलों में बंद किया, उनकी वो तंजीमें बंद की हमने जो खिदमत खल्क़ के लिए थी, जिन्होंने ज़लज़ले में बड़ा काम किया था, उनको हमने पकड़ा, बंद किया। चलें, बहुत अच्छा किया हमने। अपना शायद हमसे कमी ये रहेगी कि जो एक्शन प्लान है उस पर हमने पूरा अमल नहीं किया, पूरे दिल से अमल नहीं किया। अब वो कहते हैं कि टायर फाइनेंसिंग का मसला है, वो कहते हैं कि साहब कुछ लोगों को और पकड़ने का मसला है। जो हमने टारगेटेड फाइनेंशियल प्लान में आपको बताएं, उन लोगों को पकड़ने का, उन पर मुकदमे चलाने का, उनको सजाएं देने का मसला है, ये पूरा करें आप। और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग ये बंद करें। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, अपने लोगों को ख़राब किया, अपने लोगों को बदनाम किया, अपने मुल्क को बदनाम किया। और हाथ में आपके फिर वो जा रहा है कि अप्रैल में इजलास होना है, उसमें गौर कर लेते। अप्रैल में इजलास पे गौर नहीं करेंगे, अब वो जून में गौर करेंगे, आपको 4 महीने के बाद गौर करेंगे दोबारा। तो मतलब वही हुआ कि ज़ाती मुचलके और अदालती मुचलकों पर हमें फिर रिहा कर दिया गया है। और फिर हम कहेंगे कि हम भारत को नाकाम बनाकर आ गए और सियाह लिस्ट से बाहर हैं। ठीक है जनरल साहब, हम तो बड़े पुरुमीद थे कि शायद इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, ये क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने 90% से ज्यादा अमल दरामद कर दिया हुआ है, सो ब्लैक लिस्ट में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेड थी। और अभी अब जैसे बात सामने आई कि 27 में से 24 पॉइंट्स पे तो अमल दरामद मुकम्मल है, 3 रह गए। 3 पे भी काफी पेशरफ्त हुई है। ठीक है कि FATF वाले उस पर कह रहे हैं जी हम मुतमईन नहीं, इसमें कुछ और करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि अगर आप 90 या 95% के करीब अमल कर चुके हैं तो आपको फिर ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पीछे कुछ और अवामिल भी शामिल हैं। जो कोर्सिव डिप्लोमेसी है
उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप यूज करते हैं ताकि आपको कोर्स किया जा सके, आपको अंडर प्रेशर रखा जा सके। और अक़वाम मुत्तहिदा के अक्सर अदारे बशमूल ये जो FATF वगैरह भी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का तो नहीं है इंडिपेंडेंट, लेकिन बारसूरत ये अदारे जो हैं ये बुनियादी तौर पे बड़ी कुव्वतों के आलाकार हैं और इनको इस्तेमाल करके ये काम किया जाता है। तो ये तो एक चीज वाज़ेह है कि आप जब इतना ज्यादा आप काम कर चुके और उसके बाद भी आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, तो 2-3 चीजें टारगेट हो सकती हैं। एक तो ये कि भारत ने वो लोग जो आइडेंटिफाई किए हुए, जिनको वो कहता है कि जी वो लश्कर तैयबा में थे, जैश मोहम्मद में थे, फलां में थे, वो में थे, उसमें से हो सकता है कि कुछ का अभी भी नाम बाकी हो और प्रेशर ये आ रहा हो कि जी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। उसके अलावा ये भी है कि हमने कवानीन बना लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म वाज़ेह नहीं है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी तक उस मैकेनिज्म की एप्लीकेशन या उसका ग्राउंड पे कोई हमें लेआउट नजर नहीं आ रहा। पुराना सिस्टम तकरीबन चल ही रहा है उसी तरह। तो ये वो डेफिशिएंसीज हैं जिनको दूर करना होगा। लेकिन मैं इसको यूं कंपेयर करता हूं कि भारत के 44 बैंक्स के ऊपर इल्जाम आया और $1 बिलियन से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग थी, और ये पाकिस्तान ने नहीं बताया था, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ने बाहर से ये इंडिकेट किया था, तो उसका जिक्र नहीं है। तो हमारी भी कमजोरी है कि हमने ये कभी नहीं उठाया, लेकिन हो सकता है हमारे उठाने के बावजूद ये मामला आगे न चलता। तो एक तजाद तो नजर आता है। बहरहाल मैं समझता हूं इसमें भी एक अच्छाई ये है कि पाकिस्तान अगर पूरी तरह अमल करता है तो आपके कवानीन, आपकी इम्प्लीमेंटेशन, आपका मैकेनिज्म, ये सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी और आइंदा के लिए पाकिस्तान को मेरा ख्याल है खुद अपनी जाती तौर पे भी इसका कुछ न कुछ फायदा रहेगा, अमन रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें ये पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए और पूरी तरह अमल करके सुरखरू होना चाहिए, दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए पूरी तरह कि ये जरूरत थी और हमने सब कुछ कर दिया। ठीक है मोना, फैटिफ की सेटिस्फेक्शन के लिए पाकिस्तान और क्या करे? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तो फैटिफ में ब्लैक लिस्ट, हत्ता ये कि हम ब्लैक लिस्टेड या सॉरी जो ग्रे लिस्ट है हम इसमें पहले भी रह चुके हैं, लेकिन ये कि इस मरतबा जो 2018 में हमें जो हालिया लेटेस्ट डाला गया है ब्लैक ग्रे लिस्ट में, उससे पहले ही हमारा नेशनल एक्शन प्लान बन चुका था, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के साने के बाद हमने बनाया था। तो ये तो एक बात ही गलत है कि अगर ये कहा जाता है कि हम सिर्फ इस ग्रे लिस्ट को अवॉइड करने के लिए, इससे निकलने के लिए और ब्लैक लिस्ट को अवॉइड करने के लिए हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये बहुत एक गलत परसेप्शन है। अफसोस की बात ये मुझे लगता है हमें ऑन ग्राउंड हमने जितना कुछ किया है बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और बहुत कुछ वाकई हमने किया है, वाकईतन किया है। बहुत आगे लेवल तक जाकर भी हमने कुछ मामला किए हैं, जैसे कि अभी NBC भी कह रहे थे कि कुछ लोगों को हमने ऐसी में मतलब भारत के कहने पर हमने कुछ लोगों को जो है वो घर में बंद किया, हाउस अरेस्ट किया वगैरह वगैरह। हमने अपने तौर पर जो हमारे लेवल की प्रोसिक्यूशन थी उसमें ये बातें शायद कम उठाई हैं, जहां पर जिन लोगों पे इल्जाम भारत लगाता था, जैसे 26/11 का इल्जाम भारत लगाता है लश्कर तैयबा पे और हाफिज सईद पे वगैरह वगैरह, उन्हीं के अपने जो फॉर्मर पुलिस चीफ हैं वो वही इल्जाम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर और उनकी अपनी डीप स्टेट पर लगाते हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं जो मुझे लगता है हमारे प्रोसिक्यूशन ने नहीं उठाई, लेकिन फिर भी मुझे ये बात लगती है कि हमें थोड़ा सा परसेप्शन पर काम करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे। चीन, कतर, मलेशिया, ये ममालिक हमारा चीन, टर्की, मलेशिया, ये ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं वहां पर, और इसके अलावा दीगर जो FATF में मेंबरान हैं उनकी शायद हमें उस तरह से हिमायत हासिल नहीं है। ये कहना गलत है। हकीकत पसंदाना जो बात है वो यही है कि शायद आइंदा आने वाले माह में भी उनकी हिमायत हमें ना मिल पाए, जैसे कि अभी तक भी नहीं मिल पाई है। ये जाहिर है एक परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दिया जाता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। ये जाहिर है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिक सेंटिमेंट के लिए ये एक बात होती है। असल में हकीकतन हम शायद ग्रे लिस्ट से ये जो एक्सपेक्टेशन गलत है कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑल्दो किया बहुत कुछ है लेकिन वो वोट्स हमारे पास नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमें थोड़ा खुद भी देखना चाहिए कि कितनी चीजों में सदाकत है उनकी तरफ से। अगर जो हर बात आपको कही जा रही है, मैं मानती हूँ हमारे मुआशी तौर पर बहुत हमारी तंगियां हैं और इस वजह से हमें अबाइड करना पड़ता है इन तरह की चीजों पे। फिर अगर FATF में ग्रे लिस्टिंग आती है तो IMF वगैरह दीगर जो जितनी ये लेंडिंग एजेंसीज हैं ये हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। बल्कि इस मरतबा तो IMF ने क्लियर आपको कहा था कि FATF की शराइत के साथ ही हम अपनी चीजों को मुंसलिक रखेंगे व्हेन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो ये तो बातें पहले भी IMF आपको कर चुका है। तो हमारे लिए मुश्किलात हैं, आई नो दिस,
लेकिन मुझे लगता है हमें अपने डिप्लोमेटिकली हमारे कार्ड्स बेहतर खेलने चाहिए, उनको कुछ बातें बावर कराना बहुत जरूरी है। जो इसमें प्रोपेगेंडा का एलिमेंट है ना, वो बहुत बड़ा है और मुझे लगता है उसको गालिबन नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, अगर कुछ लोगों की प्रोसिक्यूशन हमारे एंड से बेहतर हो सकती है, जैसे कि ये उमर सईद शेख वाला जो मामला अभी चल रहा है, मैं उसमें बिल्कुल समझती हूँ हमारी प्रोसिक्यूशन बेहतर होनी चाहिए, हो सकती है। फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल प्रोसिक्यूशन बेहतर होनी चाहिए, प्लस हमें डिप्लोमेटिक कार्ड्स रिव्यू के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट को। जी यस, ठीक है। इब्राहिम साहब, एक तो डिप्लोमेटिक कार्ड्स की बात हो रही है, किस तरह से वो बेहतर तौर पर यूज हो सकते हैं। दूसरी बात अभी मोना ने की परसेप्शन से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक मगरबी दुनिया क्या परसीव करती है, किस तरह से परसेप्शन में बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, जितना मुश्किल और पेचीदा प्लान पाकिस्तान को दिया गया और जिस किस्म के ये पैरामीटर्स थे, ये प्लान तो वही मुल्क पूरा कर सकता है कि कोई यूरोप का मुल्क हो, बड़ा जदीद हो, तरक्की याफ्ता हो, 22 करोड़ उसकी आबादी ना हो, 20-22 लाख उसकी आबादी हो, ना उसका हमसाया अफगानिस्तान जैसा कोई मुल्क हो जहाँ पे मुसलसल खाना जंगी रही है, ना उसका हमसाया कोई हॉस्टाइल इंडिया जैसा मुल्क हो, और उसके साथ साथ अमेरिका ने वहाँ पे पूरी दुनिया से जंगजू भी इकट्ठे ना किए हों नाम नेहाद जिहाद के नाम पर, और फिर अमेरिका अपना मफाद निकालने के बाद वहाँ से भागा भी ना हो, और वो सारा मैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर छोड़ गया हो, जिसकी वजह से ये हालात हमें आज भुगतना पड़ रहे हैं। तो इस किस्म का पेचीदा प्लान जो दिया है इन्होंने हमें, तो उसके ऊपर उसके बावजूद 24 नुकात पर हमने अमल किया, और ये अगर जिस किस्म के पैरामीटर्स हैं, अगर ये पैरामीटर्स अप्लाई आप कर दें भारत पे, तो वो अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता तो ग्रे लिस्ट की भी अगर कोई इससे ज़्यादा बुरी कैटेगरी है तो उसमें उसको ज़रूर जाना चाहिए। फिर आप ये देखें कि जिन 3 नुकात पर पाकिस्तान को कहा गया है कि इसके ऊपर अमल नहीं किया या इसके ऊपर अमल करें, वो तीनों टारगेटेड नुकात वो हैं जो भारत उठाता रहा है। उनमें से एक नुकता ये है कि ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जिनको दहशतगर्द अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है, या शख्सियात उनके इमा पे आगे काम करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ आप टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करें। इसी तरह जो 2 करारदादें जिनके तहत हाफिज सईद को भी दहशतगर्द करार दिलवाया था भारत ने, उन करारदादों का जिक्र किया गया। इसका मतलब तो ये है कि ये जो 3 नुकात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से और भारत का जो बेहतर असर रसूख है और उसकी जो लॉबी है उसकी वजह से किया गया है। तो ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और ये कहना कि हम जीत गए हैं, यानी ये ठीक है कि हमने मेरिट पे काम किया है, लेकिन ये बात अगर आप उन 3 नुकात को देखें तो लगता है कि भारत ने हमें इस मामले पर सफारती शिकस्त दी है, और हमें निकलना चाहिए था मेरिट पे, लेकिन भारत की बेहतर लॉबिंग की वजह से, और जाहिर है भारत के साथ उनके मफादात जुड़े हैं। आप देखें फ्रांस ने उनके साथ कितनी बड़ी एक दिफाई डील की थी रफाइल तैयारों की, उसके बाद हम फ्रांस के जो कुछ कवानीन थे उनके बारे में यहाँ से स्टेटमेंट्स भी जारी करते रहे, तो फ्रांस भी हमारे साथ खड़ा हो गया, उनके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें सफारती सतह पे भी करना चाहिए इस मामले को, जाहिर है कि अपनी सफारती पॉलिसी भी बेहतर करनी चाहिए। और दूसरा बदकिस्मती ये भी है कि भारत की लॉबिंग और उसके साथ जो मफादात जुड़े हैं आलमी बरादरी के, वो हमें मार रहे हैं। खासतौर पर ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ें तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि सिर्फ भारत की वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया। यानी ये जो 3 पॉइंट्स इनका जिक्र फैटिफ में किया जा रहा है, ये तीनों पॉइंट्स वो हैं जो बार बार भारत उठा रहा था, और इसी की वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। नाज़रीन, हमारे तमाम तज्ज़ियाकारों ने इस पर अपनी राय का इजहार किया है। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आकर हम मजीद मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, नई अमरीकी इंतजामिया ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपना पहला बयान जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान और भारत पर मसला कश्मीर के सिलसिले में बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने दोनों ममालिक की तरफ से कशीदगी में कमी लाने के फैसले का भी खैर मकदम किया है। हम अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि क्या दोनों ममालिक में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? जनरल साहब, देखिए, मुज़ाकरात तो शुरू हो सकते हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि रुकावट आएगी पहली अगर पाकिस्तान ने ये शर्त इसी तरह रखी जो पहले रखी थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, उसको रेस्टोर करें, आर्टिकल 35 को रेस्टोर करें। तो ये शर्त अगर इसी तरह मौजूद है तो फिर तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शायद शुरू ना हो सकें, क्योंकि दूसरी तरफ वो आर्टिकल 35A को खत्म करने के बाद उन्होंने कोई 30 लाख के करीब लोगों को कहा जा रहा है कि उनको वहां की शहरियत वगैरह कश्मीर की दे दी है। अगर कश्मीर में आबादी का तनासब बदल दिया जाए और फिर मुज़ाकरात हों और कल को कहा यह जाए कि ठीक है जी, यहाँ कोई हम
सस्तावे राय करवा लेते हैं, कोई प्लेबिसाइट हो जाता है, तो वो तो उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का अगर स्टांस यही रहे जो रहना चाहिए, तो फिर मुज़ाकरात का फौरी तौर पे कोई रास्ता नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात अगर किसी वक्त शुरू भी, हम पहले भी देखते रहे हैं 72 साल मुज़ाकरात कहीं हुए कहीं रुक गए, तो भारत का वतीरा यह रहा है कि वो तूल देता है और बामकसद मुज़ाकरात की बजाय बेमकसद किस्म की चीजें, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, वो कर, नतीजा ये है कि वो मामला चलता रहता है और फिर कोई वाकया हो गया दरमियान में, अच्छा जी ये टेररिज्म हो गया, तो अब तो मुज़ाकरात होंगे नहीं। मुज़ाकरात में वो जब तक टाइम बाउंड ना हो, उनके लिए कोई लिमिट ना हो कि जी फलां वक्त इतने अरसे में आपने ये मसला हल करना है और बामकसद मुज़ाकरात ना हो, तो फिर वो उसका फायदा कोई नहीं। तो इसलिए फिलहाल कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां आदमी ये कह सके कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और वाकई बामकसद होंगे और मसले के हल की तरफ हम जा सकेंगे, वो कोई ऐसी सूरत नहीं। ठीक है, यानी मसाइल के हल की तरफ जाना मुश्किल नज़र आता है भारत के साथ। एनबीसी, हम इससे कबल भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत से हमें हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। इस बार अगर अमेरिका की जानिब से दबाव डाला भी जाए तो भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना बिठाना कितना मुश्किल काम हो सकता है? कल मैंने जो दलाइल पेश किए थे इस मुकदमे में, वो आज मैं दोहराऊंगा नहीं, सही, जो अदालतें बाज़ औक़ात मना कर देती हैं कि दोहराओ नहीं। आज नए दलाइल लेकर आया हूँ मैं। अगर हमने भारत से मुज़ाकरात शुरू किए तो ये हमारा कौमी जो एक नज़रिया है उसके खिलाफ वर्जी होगी। सही। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है, पहले तो कई बार हम फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं उठाया, बदबख्त ने। हमारी मिस कॉलें भी बहुत चली गई, कुछ कॉलेज आए भी हो गई हमारी, तो ना फ़ोन उठाया ना बात की उसने, ना उसने कोई सलाह वलाम का जवाब भी दिया। उसके बाद 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त से पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। मैं बार बार ये दोहराऊंगा इस बात को ताकि चोट लगती रहे, और वो मसला हल नहीं हुआ और मसला ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, कश्मीर एनेक्स हो गया। उसके बाद भी हमने कहा कि शायद कोरोना के बाद हम मसाइल को हल कर लें, वो भी मसाइल हल नहीं हुए। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बहुत इतनी आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सूरत हाल ये कि हिंदुस्तान वज़ीर दिफा ने 2 pronged वार का नज़रिया पेश किया था। एक साथ जंग भारत से और चीन से, पाकिस्तान से और चीन से, एक साथ जंग का नज़रिया। ये पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है ये। तो 2 महीने पहले ही नज़रिया पेश किया गया और आज हमसे बात की जा रही है कि कल जो हुआ, कल भी बहुत गलत रिपोर्टिंग हुई है हमारे यहाँ। जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बंद होने का वादा हुआ है कि हम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। उस मुआहदे को विदिन हाफ एन आवर और एन आवर अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से उस वाह को वो मुशायरा शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पुरानी बात है, भारत जारहियत कर रहा था, भारत ने कहा हम जारहियत नहीं करेंगे, उसकी वजह कल मैंने बता दी थी आपको। कश्मीरी रद्द-ए-अमल इस पर अगर आप देखें आप, वो तो बहुत अजीब व गरीब है। मकबूजा कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर में यूसुफ जमील साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मतलब 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और बहुत बड़े हुर्रियत पसंद जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना ये है कि मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, वो ये समझते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है, ये जो बातचीत हुई है सीज़ फायर पर अमल दरामद की, ये LOC को परमानेंट करने का रास्ता है। सही। मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। मैं मुज़ाकरात की बात को भी तस्लीम नहीं करता कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात पर 5 अगस्त के वाक़े से पहले के हालात पर वापस जाए बगैर तैयार हो जाएगा। मैं इसको भी तस्लीम नहीं करता। जनरल साहब ने कहा कि इंडिया वाले बहुत टालते हैं मुज़ाकरात को। तो एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम बिशारत है, उन्होंने कहा है कि भारत मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात करेगा, मुज़ाकरात चलेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर मुज़ाकरात टूट जाएंगे। उनका कहना ये है। और फिर एक रिपोर्ट ये है कि कल LOC खामोश रही है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि मुज़ाकरात का वक्त नहीं है, बातचीत का वक्त नहीं है, और जब वक्त आएगा बातचीत का, जब 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
ठीक है इब्राहिम साहब, जनरल साहब ने भी बात की कि मुज़ाकरात की जानिब अभी हमें हालात जाते दिखाई नहीं देते, नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाता है इंडिया की जानिब से। दूसरा मामला ये है कि अगर कश्मीर में 370 और 35A के तहत अगर आबादी का तनासुब बदल दिया जाए तो सूरत हाल मजीद खौफनाक और ख़राब हो सकती है। उसके बाद अगर रेफरेंडम कराया जाता है तो वो ढोंग होगा। इन तमाम मामलात का हल किस तरह से निकलेगा अगर बातचीत भी पॉसिबल नहीं होगी? देखें, इस मामले के 3 आप फरीक हैं। एक भारत इसका फरीक है जो बना हुआ है और जारे फरीक है। कश्मीरी एक इसके फरीक हैं जो इस वक्त मजलूम हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि वो उनका मुकदमा लड़े। अब आप अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आपके टेबल के ऊपर और क्या ऑप्शन हैं? क्या हमारे पास हमारे टेबल पर जंग का ऑप्शन है? अगर ये जंग का ऑप्शन हमारे पास होता तो प्रोबेबली शायद हम इसका कोई इशारा दे चुके होते या दुनिया को बता चुके होते कि ये मसला जो है हम जंग की तरफ लेके जा सकते हैं। ये साफ ज़ाहिर है, ये खुद को धोखा देने वाली बात है अगर हम कहें कि इस वक्त कोई जंग का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है और सिर्फ एक जंग के ज़रिए हम मसला कश्मीर पर कोई फैसला कुन ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं कि हमेशा के लिए हम कश्मीर को आज़ाद करवा लें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आलमी बरादरी और अमरीकी नई इंतज़ामिया भी हमें कह रही है कि इसके ऊपर मुज़ाकरात करें पाकिस्तान और भारत, तो इसके लिए एक फार्मूला तो बनाना चाहिए और उसमें सबसे अहम यह है कि आप जो सबसे मरकज़ी फरीक हैं कश्मीरी, उनको आप ऑन बोर्ड लें और एक अपनी तरफ से तजावीज़ तो तैयार करें। यानी आप मुज़ाकरात के लिए एक फार्मूला बनाएं, एक तजावीज़ तैयार करें, वो तजावीज़ को टेबल पर रखें कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लेकर, और फिर अगर वो उन तजावीज़ के ऊपर भारत नहीं आता तो फिर आप उसके ऊपर सफारतकारी करें और बताएं अमरीकी नई इंतजामिया को कि आपने भी मुज़ाकरात का मशवरा दिया था, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर इतना यकतरफा इकदाम किया, पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है उस इकदाम को उसकी मजम्मत कर रहा है, इंसानी हकूक की तंजीमें मजम्मत कर रहा है, उसके बावजूद हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये हमारी तजावीज़ हैं। लेकिन भारत इन तजावीज़ के ऊपर कोई पेशरफ्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप जंग की तरफ भी नहीं जाते, जो कि जाहिर है कि इस वक्त रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है, और मुज़ाकरात भी नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि कश्मीरियों की ये जो इस वक्त हालत ज़ार है वो जारी रहेगी। सिर्फ आपके मुज़ाकरात ना करने से तो वहाँ को सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। इसलिए अपनी तरफ से आपको एक इनिशिएटिव जो है, जैसे अमरीकी नई इंतजामिया ने कहा है, तो आपको अपनी तरफ से तजावीज़ तैयार करनी चाहिए। और इसमें आप देखें कि जनरल बाजवा का कुछ चंद दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था कश्मीर के हवाले से, आप उसको भी मद्देनजर रखें, बड़ा अहम स्टेटमेंट था। और उसके बाद ये जो DGMOs का राब्ता हुआ है, ये जो अब मुज़ाकरात की एक शुरू हुई है बात, ये उन्हीं राब्तों के बाद शुरू हुई है, तो इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप फौरन कोई ऐसी जंग करेंगे और उनको ठीक है, इसके अलावा ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है आपकी नज़र में। ठीक है, NVC आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज बोल लें, ऐड कीजिएगा, उसके बाद में मोना आपकी जाने बात हो। हाँ, मैं बता दूँ मोना सुन ले मेरी बात कि अगर हम जंग का ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, इसको हम टेबल पे नहीं रख रहे हैं, तो अपने दफाई बजट को हम कम कर दें और जो खर्चात बचे हैं हमारे, हम तरक्याती उस पर डाल दें। बहुत अच्छी बात है इब्राहिम की, बहुत तगड़ा वो प्रपोजल है, क्योंकि जंग नहीं होगी तो ज़ाहिर अखराज भी नहीं होंगे हमारे। दूसरी बात ये, अमेरिका के बयान को हम इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए हमको। ये डेमोक्रेट्स का पुराना स्टैंड है कि बातचीत करो, और वही स्टैंड है कंपोजिट डायलॉग शुरू हुए थे जो बाद में मोदी ने आके तोड़ दिए। वही कंपोजिट डायलॉग जहाँ हम सियाचिन तय कर चुके थे, सरक्रीक तय कर चुके थे। अब अगर राजा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश करें तो ठीक है, 5 अगस्त के वापस जाएं, 5 अगस्त से पहले सरक्रीक सियाचिन पर एग्जीक्यूट करें उस माहदे को, और उसके बाद आके बात करें हमसे। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ कि चाइना और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान हॉटलाइन कायम हो गई है। इंडिया दबाव में है, इंडिया इंटरनली दबाव के अंदर है, उस पर भारत का दबाव नहीं है। ठीक है मोना, अमेरिका का हम देखते हैं कि हमेशा से एक झुकाव रहा है इंडिया की जानिब। ऑल्दो अमेरिका में अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों एक ट्वीट आया था अमेरिका की तरफ से, जिसकी बाद में उनके दफ्तर खारजा की जानिब से वजाहत भी देना पड़ी। यानी अब भी वो झुकाव हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में अगर अमेरिका कहता है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या हमें इसे अमेरिका की जानिब से सिंसेरिटी समझनी चाहिए? नहीं, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने का ऑन द फेस ऑफ इट तो चेंज हो गई है, लेकिन पेंटागन तो वही का वही है, उनकी पॉलिसीज भी वही हैं। और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, ये वही कैरी लूगर बिल वाले हैं। तो थोड़ा याद हमें भी रहना चाहिए पाकिस्तान ने किस लेवल का खामियाजा उठाया था उस वक्त जब ये डेमोक्रेट पहले थे। तो ये मुझे लगता है हमें इतना फॉरगेटफुल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बातें अच्छी करते हैं, रिपब्लिकन्स की तरह ब्लंट बातें नहीं करते, ये बात है।
जारहाना स्टेटमेंट्स नहीं देते, लेकिन फिर भी उन बातों, मीठी बातों के पीछे क्या उनके मकासद भी मीठे हैं, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान को मुझे लगता है तारीख नहीं भूलनी चाहिए इस रिगार्ड में, और हालिया जो तारीख है मतलब अर्ली 2000s वगैरह वो नहीं भूलनी चाहिए। तो अच्छा, अब बात ये है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इंडिया की ना, तो पॉपुलर ओपिनियन मैं आपको बताऊं, भारत में इस वक्त पॉपुलर ओपिनियन ये है कि उनके अंदरूनी तौर पर जो हालात हुए हुए हैं और जो जिस तरह की वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, उसके अंदर वो वाकई चाहते हैं कि उनको कोई डाइग्रेशन मिले, किसी तरह कोई उनकी डाइवर्जेंस हो, कोई दूसरी जानिब लोगों को लगाया जाए कि चलें ये सब छोड़ें, ये किसानों को छोड़ें, ये प्रोटेस्ट छोड़ें, कोई दूसरी तरफ देखें, वो देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो देखें कश्मीर में हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको मैं बताऊं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के फिर से इस प्रोसेस में जाने की पाकिस्तान और इंडिया को, इस वक्त ये इंडिया को प्रोसेस सूट करता है उनके अपने हालात को देखते हुए। वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेंगे, जैसे पुलवामा अपनी कोई मुश्किल में होते थे पहले तो वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते थे, पुलवामा हो जाता था, या कोई और कोई 26/11 पठानकोट वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता है कि अब वो इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, और उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो बहुत एक्सपोज हो चुके हैं इस महाज पर। ये भी सामने आ चुका है कि उनके जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनके पास बाकायदा इंफॉर्मेशन जाती है कि इस तरह की चीज होने वाली है और आपने मीडिया ने इसको प्ले अप करना है और हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। अब वो थोड़ा सा दूसरा रास्ता लेना चाहते हैं, कान को यूं नहीं ऐसे करके पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ना खान ही चाहते हैं। तो इस वजह से वो अब ये सब करेंगे, उनको मुज़ाकरात सूट करते हैं। उसी प्रोसेस में जाया जाएगा, वही सब किया जाएगा, फिर दोबारा से कोई एक ऐसा वाकया हो जाएगा, फिर कहेंगे देखें जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन हमें इस वजह से पीछे हटना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान हम पे दहशतगर्दी कर रहा है। तो इसी चीज में जाने से बेहतर है कि उनके सामने शर्त भी यही रख दी जाए कि जिसमें वो मुज़ाकरात शुरू ही ना कर पाए, और वो शर्त वाज़े तौर पर सब ये बयान कर चुके हैं। मैं टोटली सबसे अग्री करती हूँ कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को वापस लिया जाए, तब मुज़ाकरात की बात होगी। ये शर्त उनके आगे रख दें, वो लोग खुद एक्सपोज हो जाएंगे और ना इस प्रोसेस में फिर उसके बाद जाया जाएगा। ये नहीं, आपकी नज़र में जिन मुज़ाकरात की बात हो रही है वो इस वक्त ऐसे हालात हैं कि वो भारत को सूट करते हैं। अमाना साहिबा, अमेरिका ने जोर दिया है कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात करें, क्या दोनों ममालिक में ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? तो पहला सवाल कि शुरू हो सकते हैं, और दूसरा इसका हिस्सा मेरा ख्याल है ये है कि होने चाहिए या नहीं। तो हो सकते हैं अगर हम ये ग्राउंड्स डेवलप कर लें। अभी पहला तो हम सोचते ही हैं कि चले मुज़ाकरात का मतलब सिर्फ मुज़ाकरात बाय मुज़ाकरात यानी डायलॉग बाय डायलॉग है, लेकिन आज की सिचुएशन थोड़ी चेंज है क्योंकि आज हम जिस वॉरफेयर में हैं उसकी डायमेंशंस बड़ी मल्टीपल हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर में अगर आज मुज़ाकरात करने हैं, जो कि यकीनन करने चाहिए इन माय ओपिनियन, तो उनके जो ग्राउंड्स हैं वो होने चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस पे, यानी वॉर बाय नर्व्स की बेसिस पे, यानी साइकोलॉजिकल वॉर की बेसिस पे, या पॉलिटिकल वॉर की, या वॉर बाय एनवाइज की बेसिस पे होनी चाहिए। अगर इन बेसिस के ऊपर आप नेगोशिएशन डेवलप करते हैं तो इट मींस कि फिर आपका जो तीर है वो निशाने पे लगेगा। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है, ये एम्पिरिकल वर्ड है, इसमें इकोनॉमिक वॉर एक ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट है, और FATF के बाद तो हम इस डायमेंशन को बहुत स्ट्रांगली डील करते हैं। तो नेगोशिएशन में आपका वो एक कहावत भी है, जिदे कोल दाने उदे कमले भी सियाने। तो जो हमारा इकोनॉमिक जोन है उसको मेंटेन रखते हुए फिर दूसरी तरफ हम वॉर बाय नर्व्स और साइकोलॉजिकल वॉर को मेंटेन रखते हैं, तो तब जाके नेगोशिएशन जो है वो ठीक निशाने पे लगेंगे। जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि वॉर बाय नर्व्स और साइकोलॉजिकल वॉर से क्या मुराद है, तो उसमें हमें याद रखना पड़ेगा। अभी मोना ने बड़ी अच्छी बात की कि हिस्ट्री को थोड़ा सा याद रखना चाहिए, हिस्ट्री में रहना यकीनन नहीं चाहिए। अगर हिस्ट्री को भूल जाएंगे तो वो रिवाइव ज़रूर होगी, इसलिए उसको याद ज़रूर रखना चाहिए। उसको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि नेगोशिएशन की टेबल पर बैठने से पहले जब 2 डायमेंशन आपने स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लिए, एक इकोनॉमिक डायमेंशन, उसकी आपकी तैयारी पूरी है FATF में, जैसे काफ़ी हद तक हमने डेवलपमेंट की, जून में जाके और भी मज़ीद उसको प्रोग्रेस आ जाएगी, जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं। दूसरी डायमेंशन जो हमारे वॉर बाय नर्व्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एनवाइस के थ्रू जो वॉर है, इन 2 डायमेंशन के लिए हमें ज़रूरी है कि हिस्ट्री की वो बातें याद रखें। इस वक्त 33+ इंसर्जेंसीज भारत में चल रही हैं।
जिसमें इंक्लूडिंग कश्मीर तो वन ऑफ द रिनाउंड इंसर्जेंसीज में शामिल है। ये वो इंसर्जेंसीज हैं जिनका नाम और जिक्र भी उनके मीडिया पे नहीं होता, और अफसोस की बात है हमारे पे भी बहुत कम होता है। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो बेल्ट जब मिलती है नक्सलवाड़ी और ये सारे, तो ये कश्मीर से जाके भी वो बेल्ट मिलती है, और एक आग है जो भारत में लगी हुई है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नर्व्स के ऊपर उन्हीं की आग की तपिश ज़रा सी पहुँचा दें तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो नेगोशिएशन है वो आसान हो जाती है। लेकिन वो तपिश पहुँचाने के लिए उनका मीडिया, यकीनन कॉर्पोरेट मीडिया, वो तो कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर हम इसके ऊपर तवज्जो देते हैं और इस तपिश को उनको फील करवाते हैं। तो जब वो नेगोशिएशन की टेबल पे आएंगे तो जहां वो फैटफ में हम पे ये बयानबाजियां या हम पे इल्ज़ामात करते नज़र आते हैं कि ये कार्रवाई नहीं हुई, ये इकदाम नहीं हुए या ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पर ये तपिश हम भी उन तक पहुँचा सकते हैं कि आपके यहाँ 33+ इंसर्जेंसीज चल रही हैं और आपने ये कार्रवाई नहीं की और वो कार्रवाई नहीं की, तो यू हैव टू बी ऑन द टेबल फॉर द डायलॉग्स। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया हमारा अरबानी साहिबा। जी जनरल साहब जी। ऐड करना है, पहले तो हमारा को शाबाश, हमारा ने काफी वजाहत दे दी, लेकिन चीज जो देखने की है वो ये है कि अमेरिका की जो प्रेशर जो आपके ऊपर डालना चाह रहे हैं कि जी आप नेगोशिएट करें, वो दर हकीकत आपको एक प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि भारत को जिस तरह वसला दे रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक एतराज होता है कि आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो उसको सिर्फ फिर चाइना के सामने खड़ा रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान को ये जरूरत है कि देखें, पहले कब्जे में तो भारत के है कश्मीर, और पहली पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आपसे बात करता है। अगर आप अपनी अफवाज को भी कमजोर कर लें तो आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सो नतीजा ये कि आप बिल्कुल एक कमजोर विकेट से उससे बातचीत करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मिलिटरीली आपको तैयार रहना होगा और बातचीत के लिए आपको शराइत रखनी होगी। शराइत होंगी तो आप बात आगे करें, वरना ना करें। तो ये अमेरिका के लिए मेरा बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, आपका पॉइंट भी ऐड हो गया। नजरीन, इसके साथ ही हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे, एक ब्रेक जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद हम कुछ अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, कतर और पाकिस्तान के दरमियान LNG की कीमत में कमी पर इत्तफाक राय हो गया है। कतरी हुकूमत LNG की कीमत $11 फी MMBTU से कम करके $9 करने पर रजामंद हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मुआहदे से मुल्क को हर साल $30 करोड़ और आइंदा 10 सालों में $3 अरब की बचत होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत ने ये बड़ा मौरका मारा है। नासिब चुगताई साहब। बिल्कुल अच्छा मुआहदा है, बहुत बेहतरीन मुआहदा है और देर में हुआ लेकिन हो गया। और अहम बात है कतर से हुआ, जिसके ख़त पे इतराज़ था उससे मुआहदा भी किया है, जिससे शायद खाकान अब्बासी पर शामत आई भी थी कतर के हवाले से ही, उससे फिर मुआहदा हुआ है आपका। तो अब बहुत अच्छा है कि वापस गए आप, और मेरा ख्याल है फ़ायदा होगा। अगर $3 अरब का भी फ़ायदा होता है तो हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है। तो वेल गुड। ठीक है, आपके ख्याल में इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है जनरल साहब? देखिए, मार का हो ना हो, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि आपने बचत की और मुआहदा अच्छा है। उसी कतर से जिनको आपने पहले महंगा मुआहदा किया हुआ था उनको कायल किया और उनसे आपने बचत कुछ न कुछ करवाई। हो सकता है कि अगर नया मुआहदा बिल्कुल फ्रेश आप करते, पहले ना किया होता महंगा, तो हो सकता है कि आपको इस पर काफी ज्यादा, इससे भी ज्यादा बचत होती। दूसरी तरफ ये है कि आपने जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई कंपनीज, इनको पावर जनरेशन कंपनीज को भी आपने बड़े सख्त यानी ऐसे एग्रीमेंट दिए हुए हैं जो 100% उन्हीं के हक में है। उनसे नेगोशिएशन आपको 1.5 साल करनी पड़ी उन्हीं मुआहदों में तरमीम करवाने के लिए। अगर शुरू में ही ये मुआहदे उनको ऐसे दिए जाते जो आज वो तस्लीम करने को तैयार नजर आते हैं तो आपने बहुत पैसा बचाया होता। तो ये है बड़ा मुश्किल काम कि एक दफा आप एक के साथ उसको पैसे की लत लगा दें, उसको मुंह को लग जाए पैसा, फिर उससे कहा जाए कि अब इसको छोड़ दो। वो आसानी से लोग मानते नहीं। तो बड़ा कॉर्नर करके इन लोगों ने मेहनत करके 1.5 साल में उनसे कम करवाया है। तो उस लिहाज से मार्का है, वरना तो शुरू में मुआहदे किए जाते तो शायद इससे बेहतर मुआहदे हो सकते थे उनके साथ। ठीक है, मोना, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा डिसीजन लिया है? बिल्कुल, कोई 10.2% गालिबन ब्रेंट क्रूड का इस दफा मिला है। अराउंड 30% के कम है जो कि पिछला मुआहदा था हुआ गालिबन, लेकिन ये कि 10 साल के लिए ही है। तो खैर बहुत अच्छी बात है कि कायल कर पाए हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की ये बहुत अच्छी मिसाल है। मुझे लगता है इस तरह की मिसालों की हमें और ज़रूरत है। और कतर के साथ किया है, बिल्कुल उनके साथ एक जो आइस मेल्टिंग और जो एक एटलीस्ट
जो फीलर्स कुछ लोगों की तरफ से दिए जा रहे थे कि कतर के साथ हमें थोड़े से हमारे रवाबित सुस्त रवि का शिकार हुए हैं, उसमें एक तो बहुत बेहतरी आई है और जाहिर है हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। और कार्गोज भी इस दफा ज्यादा है क्योंकि मौसम सरमा में जरूरत ज्यादा होती है, तो मौसम सरमा में कार्गोज भी हमें ज्यादा मिलेंगे। कुछ जो पोर्ट के भी चार्जेस हैं वो भी कतर ने शेयर किए हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी डील है जो कि हमने स्ट्राइक की है। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है अमारा साहिबा, आइंदा 10 सालों में $3 अरब की बचत होगी, हमारी मईशत के लिए कितना अहम बूस्ट होगा? अच्छा, अभी पहले हमने जब फैटफ की शुरू में बात की तो हमें ये मालूम है कि उससे $68 अरब का हमें नुकसान आज तक हो चुका है उसके ग्रे जोन में रहने की वजह से। तो जहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हमें कई जगहों पे हो रहा है, वहाँ पे अगर किसी मुआहदे से हमें $3 अरब जैसा फ़ायदा हो रहा है तो उसको ये कह के कि ये तो छोटी सी बात है, ये तो कभी भी हो सकती थी, तो ये तो बड़ी नेगेटिविटी हो जाएगी। तो इसलिए ये तो बहुत अच्छा है कि मुआहदा हुआ, उससे जितना फ़ायदा हो रहा है कम है ज़्यादा है ये कता नज़र इससे। दूसरा एंगल इस मुआहदे का या किसी भी ऐसे मुआहदे का जो गल्फ़ कंट्री से या किसी भी अरब कंट्री से होगा, वो आज के दौर में जब हमें बहुत ज़्यादा सफारतकारी और ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है अक्रॉस द बॉर्डर और स्पेशली गल्फ़ एरिया में और अरब कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पे इकनॉमिक मुआहदा होना, कोई भी माशी मुआहदा होना किसी भी अरब मुल्क के साथ, वो दूसरी तरफ से एक सफारती ताल्लुकात या किसी भी किस्म के रवाबत सियासी तौर पर उनके और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने का एक रास्ता है जो हमें चाहिए भी। इस वक्त बहुत से ममालिक जो आइडियोलॉजिकली भी एक दूसरे से इख्तलाफ रखते होंगे, आप तुर्की की मिसाल ले लें, इसराइल के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं नज़रियाती तौर पे बड़े कशीदा हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपने बहुत से ताल्लुकात जो हैं इसलिए अब रवाबित जो है मेंटेन रखते हैं क्योंकि उनके बहुत से इकनॉमिक ग्राउंड्स पे मुआहदे चल रहे हैं, किसी न किसी मद में चल रहे हैं। उनका एयरलाइन का एक बहुत बड़ा मुआहदा है जो एक दूसरे के साथ चल रहा है। तो इकनॉमिक मुआहदे आपकी कड़ी जोड़े रखते हैं, चाहे आपको इख्तलाफ नज़रियाती तौर पर उस मुल्क से हो या ना हो। तो इसके दो एंगल हैं इस मुआहदे के जो आज के दौर में मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ठीक है इब्राहिम साहब। देखिए, मेरी इतला ये है कि इस मामले में एक खामोश अस्करी सफारतकारी भी हुई है, बिल्कुल उसी तरह की जैसे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई का एक दौरा किया था और उसे खामोश दौरा कहा गया था। और फिर हमें पता है कि हमें वहाँ से वो इमदाद भी मिली थी $3 बिलियन की, और डेफर्ड पेमेंट्स पे हमें ऑयल भी मिला था। तो अमीर कतर से अभी जो जनरल बाजवा की रिसेंट मुलाकात हुई है, मेरी इतला यह है कि उसमें भी ये मामला ज़ेरे बहस आया था। अब असल बात यह है कि $3 अरब तो आप कह रहे हैं कि हम 10 साल में बचाएंगे, लेकिन असल में आवाम को क्या मिलेगा? असल तो इशू ये ना कि आवाम को आप गैस सस्ती देंगे, क्या आपकी सनतों को गैस मिलेगी? आपके ये जो CNG स्टेशन बंद रहते हैं सर्दियों में, क्या यहाँ पे वो CNG स्टेशन दोबारा जो हैं वो आबाद होंगे? तो आवाम को ये जो बड़े बड़े फिगर हैं, $3 बिलियन इधर बच गया, ये करंट डेफिसिट कम हो गया, इससे कोई उनको सरोकार नहीं है। उनको तो यह है कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनको सस्ते दामों मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो देखते हैं कि ये $3 अरब जो वहाँ से बचा रही हैं कैसे ट्रांसलेट होंगे, आवाम को रिलीफ भी मिलना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, साथ ही प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।